Hi, this is Menka. Stay with me as we explore powerful strategies to shift your mindset, embrace opportunities, and create the prosperous life you deserve. So let's get started on this transformative path together. नमस्कार दोस्तों, आज आपसे एक ऐसे टॉपिक पे बात कर रही हूँ जिसमें मैं खुद ही बहुत कंफ्यूज्ड हूँ और मैं जानती हूँ कि मेरी तरह बहुत सारे लोग कंफ्यूज्ड होंगे। तो चलिए आज चर्चा करते हैं रियलिटी एंड मिथ, कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस, इल्यूजन एंड फैक्ट, और इसके बीच के वो थिन लाइनिंग के बारे में जहां पर हम बहुत ही कम समय के लिए रहते हैं। आज की डेट में जहां इतने सारे सब्जेक्ट्स ऑकल्ट साइंस के हमारे सामने आ रहे हैं, हैलुसिनेशन, हिप्नोसिस, टैरो कार्ड, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, क्रिस्टल्स, क्वांटम थ्योरी, टॉकिंग टू द एंटिटीज, स्पिरिट गाइड्स, एंजल गाइड्स, बहुत सारी चीजें। अगर मैं इनके नाम लेने लग जाऊं तो आई थिंक सो ऑकल्ट साइंस के सब्जेक्ट्स तो न्यू बनते चले जा रहे हैं। मतलब एक सब्जेक्ट से दूसरा सब्जेक्ट निकल रहा है। इंसान का जो दिमाग है वो हमेशा कोई नई चीज ढूंढने के लिए, एक नए चैलेंज लेने के लिए तैयार रहता है। एक कॉमन लाइफ, एक मोनोटोनस लाइफ उसे पसंद नहीं है। कहा जाता है जब एडम एंड ईव थे तो सिर्फ फल फूल पेड़ पौधे पक्षियों बस यही रहा करते थे। फिर आग का उद्गम हुआ, उन्होंने डिस्कवर किया आग को, पानी को डिस्कवर किया, और फिर कथाएं बनने लगी कि कैसे महादेव के जटाओं में गंगा ने स्थान ग्रहण कर इस पृथ्वी पर अवतरण किया। फिर अग्नि का उद्गम हुआ, फिर हवा को पहचाना गया, हवा के रुख से अलग अलग यान बने, वायुयान, जलयान, बिजली बनी। यानी डे बाय डे इंसान कुछ नई चीज ढूंढ रहा है और अब ढूंढने चला है कि इंसान है क्या। अपने एज को रिवर्स करने में लगा हुआ है, जानने लगा है कि पिछले जन्म में मैं क्या था, आने वाले समय को भी बदलने की पूरी कोशिश कर रहा है। वो पूरी की पूरी क्रिएटिविटी अपने हाथों में ले रहा है, मैनिफेस्टेशन के द्वारा, विजुअलाइजेशंस के द्वारा, न्यूमरोलॉजी के द्वारा, एस्ट्रोलॉजी के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा। वो आज जिस जगह पर है उस जगह को बदलने के लिए पूरी तरीके से जुट गया है। और जब एक मनुष्य किसी भी चीज के तह तक जाने की प्रतिज्ञा ले लेता है तो फिर उस तह से मोतियों को निकालना शुरू करता है। मगर आज सुबह से मेरे मन में ये ख्याल आ रहा था कि जब हम विजुअलाइजेशंस करते हैं तो हम एक परिकाल्पनिक दुनिया गढ़ लेते हैं। एक चित्र को सामने रखकर हम विजुअलाइज करते हैं कि हमारा घर भी ऐसा होगा, ऐसा ही बगीचा होगा, ऐसा ही एक पूल होगा घर के अंदर, लाइटें झूमर इस तरीके से लगेंगी, गाड़ियां होंगी तो ऐसी होंगी, बच्चे होंगे तो ऐसे होंगे। और फिर उस काल्पनिक दुनिया में हम जीना शुरू कर लेते हैं और जीते 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 हम उस काल्पनिक दुनिया को सकारात्मक रूप दे देते हैं। मगर फिर अचानक से उस काल्पनिक दुनिया में हम पास्ट लाइफ से किसी को अट्रैक्ट भी कर लेते हैं। और जब वो पास्ट लाइफ से कोई इंसान आता है तो जो फ्यूचर के लिए हमने एक जो काल्पनिक दुनिया एक रचाई हुई थी, जिसमें एक बहुत ही सुंदर घर था, एक सुखद परिवार था, बच्चे बढ़ रहे थे, पैसे बढ़ रहे थे, कि अचानक पास्ट लाइफ से कोई एक कैरेक्टर आपकी जिंदगी में आ जाता है।
क्योंकि आपका सफ़र मैनिफेस्टेशन का चल रहा है और उस पास्ट लाइफ से आए हुए इंसान ने आपकी एनर्जी अपनी तरफ पुल कर ली। फ्यूचर बनाते-बनाते आप प्रेज़ेंट को भूल गए और पास्ट को हील करने चले गए। क्योंकि जब तक पास्ट को हील नहीं करेंगे, तब तक आप अपने प्रेज़ेंट में जी नहीं सकेंगे और जब तक आप प्रेज़ेंट में जी नहीं सकेंगे, तो फ्यूचर नहीं बना सकेंगे। ये उधेड़-बुन क्यों? मनुष्य जी आज में रहा है, कल्पना फ्यूचर की कर रहा है और उसके अचानक से पास्ट लाइफ में से कोई आ जाता है, तो उसकी सोच, उसकी ऊर्जा पास्ट को ठीक करने में चली जाती है। अब करें तो क्या करें? उलझनें बढ़ गईं। अब वो अपने पास्ट के कर्मों को खत्म करने में जुट जाता है। पास्ट के दर्द को, अधूरे कामों को करने में जुट जाता है। तो जब पास्ट को क्लियर करने में जुटता है, तो समय वहां चला जाता है और जब समय वहां चला जाता है, तो फ्यूचर कैसे बनाए वो? इस उलझन में, इस विजुअलाइजेशन में, पास्ट लाइफ ट्रॉमास में, आपकी एस्ट्रोलॉजी के जितने भी सितारे, नक्षत्र और ब्रह्मांड में प्रस्तुत जितने भी ग्रह हैं, उनसे जो आपका प्रेजेंट बनाकर आप आए थे और अपना फ्यूचर भी निर्धारित करके आए थे, फिर उससे भी जूझना पड़ता है कि भाई ये खराब है, वो नीच है, ये ऊंच है, ये शत्रु है और ये मित्र है। अब एक मानव करे तो क्या करे? ना वो प्रेजेंट में जी पाता है, न पास्ट को छोड़ पाता है और ना फ्यूचर बना पाता है। ये मानव करे तो क्या करे? उलझनों में उलझा हुआ ये इंसान माइंड के बारे में पढ़ता है, फिर थॉट्स के बारे में पढ़ता है, फिर ब्रेन के बारे में पढ़ता है, फिर अलग-अलग बॉडी स्पीकिंग कोर्सेस के बारे में पढ़ता है, रूटीन बनाता है, डिसिप्लिन से फॉलो करना चाहता है और इन सारी उलझनों में उलझता हुआ अपनी छोटी सी इस उम्र को बिता देता है और फिर ये सोचता है कि किया तो क्या किया? ये तो थी समस्या, लेकिन अब इसका समाधान क्या है? बहुत ही थिन लाइन है। अब उस लाइन को पकड़ना है। जब कभी भी आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसी उलझन आए, कोई ऐसी परेशानी आए या कोई ऐसी विपदा आए, कोई रुकावट आए, जिसे आप समझ रहे हैं कि ये जो एनर्जी है, ये अभी की तो मेरी एनर्जी नहीं है, ये कोई पास्ट की एनर्जी है, जो मुझे अभी फ़ील हो रही है या मैं इस एनर्जी में उलझ रहा हूँ। जो भी ये एनर्जी है जो मैं फ़ील कर रहा हूँ, जिसमें मैं उलझ रहा हूँ, जिसे हैंडल करना नहीं आ पा रहा है, सरलता के साथ, सिंप्लिसिटी के साथ उस एनर्जी से बात कीजिए और उसे बोलिए, हू डज़ इट बिलॉन्ग टू? वेयर हैज़ दिस कम फ्रॉम? यानी ये ऊर्जा किसकी है और यह ऊर्जा कहाँ से आई है? थर्ड, I send this energy back to the sender with gratitude, love and acceptance and surrenderance. मैं इस ऊर्जा को जहां से आई है उसे वापस भेज रहा हूं, इस बात को मानते हुए कि यह ऊर्जा भी मेरे ही द्वारा क्रिएटेड थी। इस ऊर्जा से मैं माफी मांगती हूं, इस ऊर्जा से मैं धन्यवाद देती हूं, इस ऊर्जा के प्रति मैं समर्पित हूं और इस ऊर्जा को मैं एक्सेप्ट करती हूं। जो पास्ट की ऊर्जा है, आप उसे इस तरीके से, एक सिंपल तरीके से क्लीन करके वापस भेज दीजिए। क्योंकि पास्ट में कोई भी ऊर्जा अगर आपने क्रिएट की हुई थी, आपके प्रेजेंट की लाइफ में उसका स्थान जब तक बना नहीं होगा, तब तक उस ऊर्जा से अगर आप लड़ाई करते रहें या प्रेम करते रहें, आपका टाइम और आपकी ऊर्जा खत्म होती चली जाएगी। चलिए मैं इसे और सिंपल वे में बताती हूँ। अगर पास्ट लाइफ से आपकी लाइफ में कोई आ जाता है, मैं एक रिलेशनशिप की ही बात करती हूँ,
और आपको पता नहीं चलता कि भाई ये हो क्या रहा है, मैं अट्रैक्ट क्यों हो रहा हूँ, मैं क्यों उस तरफ ज़्यादा झुकाव रख रहा हूँ, जबकि मैं आज की प्रेज़ेंट लाइफ़ में जो मैं ज़िंदगी जी रहा था, मैं उसमें संतुष्ट हूँ। तो उस ऊर्जा को बहुत ही प्रेम सहित क्षमा मांगते हुए वापस भेज दें। ये ना करें कि उस ऊर्जा से फिर से उलझकर एक नए कर्म की स्थापना कर लें। क्योंकि अगर आपने कर्म स्थापित कर लिया, तो फिर उस ऊर्जा को प्रेजेंट की लाइफ में भी स्थान देना ही पड़ेगा। क्योंकि कर्म जो आप करते हैं, वो पलटकर वापस ज़रूर आता है। जैसे पास्ट की लाइफ से वो ऊर्जा वापस आई, सेम यही चीज़ जो मैंने रिलेशनशिप में आपको समझाया है, ये पैसे से भी होता है। अगर पास्ट लाइफ में आपने पैसे को लेकर बहुत अच्छा व्यवहार नहीं किया था, उसकी अहमियत नहीं समझी थी, आपने अपने आप को बहुत ही अनवर्दी समझा था, आपने ऐसा समझा था कि मैं इतनी बड़ी सोच तो रख ही नहीं सकता हूँ, तो अगर आप किसी बिज़नेस में हैं या जॉब में हैं, तो आप रिस्ट्रिक्टेड हो जाएँगे। क्योंकि वो ऊर्जा जो आपके पहले डीएनएज़ में आई हुई हैं या जो आपके थॉट सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर्ड है, वो आपको बड़ा रिस्ट्रिक्टेड, लिमिटेड तरीके से अपने बारे में सोचने पर मजबूर करती है। तो अगर आप कहीं पे भी ब्लॉक्ड फ़ील करते हैं, आपको ऐसा लगता है कि कोई बड़ी सोच सोचने से पहले आप घबरा रहे हैं, डर रहे हैं, लॉजिकली सोच रहे हैं कि ये पॉसिबल है, ये हो भी सकता है। तो जैसे ये सोच आए, फिर बड़े सिंप्लीफाइड तरीके से उस ऊर्जा को आपने वापस भेजना है जहाँ से वो आई है। उनको कहना है कि मैं बहुत ही ग्रैटिट्यूड्स के साथ आपसे माफ़ी माँगती हूँ, आपको स्वीकार करती हूँ, आपको सरेंडर करती हूँ और आपसे बेहद प्रेम करती हूँ, मगर आप जहाँ से आए हैं, वहीं वापस चले जाएँ। भूतकाल से ज़्यादा ना उलझें। प्रेज़ेंट में अगर आप अपने फ्यूचर को बनाने के लिए कोई भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, किसी भी ऑकल्ट साइंस को लेकर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो गलत नहीं है। मगर मेरी राय है कि पास्ट की लाइफ में जाना एक चार्म ज़रूर हो सकता है कि चलो देखें तो सही कि पास्ट में क्या हुआ था। लेकिन मेरे जितने भी क्लाइंट्स पास्ट लाइफ में गए हैं, वो उलझ गए हैं। क्योंकि वहाँ जाने के बाद जिस संबंध के साथ, जिस प्रेम के साथ या जिस वजह से किसी भी व्यक्ति के साथ उनका इस जन्म का रिश्ता उन्हें निभाना पड़ रहा है, उस रिश्ते को निभाने से पहले भी उनके अंदर क्रोध, आक्रोश, घृणा, नफ़रत आ जाती है क्योंकि पास्ट में उन्होंने देख लिया होता है कि जिसके साथ आप निभा रहे हो, उसने आपके छुरी भोंकी थी या उसने आपको मारा था या उसने आपके साथ दगा किया था, धोखा दिया था। इमोशंस वैसे ही बहुत हाई होते हैं हमारे अंदर क्योंकि 70% इमोशंस हैं। प्रेज़ेंट के इमोशंस तो हम सँभाल नहीं पाते। पास्ट के लोड्स को भी हम अपने ऊपर अगर लेने लग गए, तो आप सोचिए कितने बोझ तले दब जाएँगे और उलझते रहेंगे पास्ट और प्रेज़ेंट के इमोशंस में, तो फिर फ्यूचर कैसे बना पाएँगे? मैं मानती हूँ फ्यूचर अनसर्टेन है और इस वजह से मैनिफेस्टेशन, विजुअलाइजेशंस, मेडिटेशंस और बहुत सारे ऐसे साइंस हैं जो आपको आपका फ्यूचर बनाने के लिए हिप्नोसिस के द्वारा आपके सबकॉन्शियस माइंड को हैक करना सिखाते हैं। कि अब आप सोचिए कि आपके पास बहुत बड़ी गाड़ी है। अब आप सोचिए कि आप उस गाड़ी में एक लॉन्ग ड्राइव पर जा रहे हैं। अब आप सोचिए कि उस गाड़ी का टायर खराब है और आप उस टायर को रिपेयर कर रहे हैं। यानी आपकी बॉडी के इमोशंस को वो जो आप चाहते हैं उसके साथ इतना सिंक कर देते हैं कि आप उस भ्रम को वास्तविकता समझकर जीने लगते हैं। और ये बहुत सरल शब्दों में समझाती हूँ कैसे। हम मूवी देखने जाते हैं। मूवी में फोटोग्राफर जब मूवी की सिनेमैटोग्राफी कर रहे होते हैं, तो कैमरा नीचे से ऊपर जाता है। ऐसा लगता है जैसे कि कोई पहाड़ से गिर रहा था। ऐसा लगता है कोई रस्सी से बहुत दूर जा रहा है। एरोप्लेन क्रैश होता है तो ऐसा लगता है जैसे बहुत सारे लोग नदी में डूब रहे हैं। मगर जब ये सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं, तो ये कैमरा का भ्रम होता है। लेकिन हम जब इसे फ़िल्मों में देखते हैं, तो हम इसे वास्तविक समझते हैं।
और हम उस वास्तविकता के इमोशंस में अपने आप को अटैच कर लेते हैं और उस मूवी में अपने आप को जीने लगते हैं, अपने कैरेक्टर को उस मूवी में ढूंढने लगते हैं। कुछ दिनों तक वो मूवी भ्रम के रूप में हमारे अंदर रहती है और अगर उस भ्रम में हम ज़्यादा जी लेते हैं, तो उस मूवी के किसी किरदार से अपने आप को कंप्लीटली जोड़ लेते हैं। उसी की तरह ही जीने लगते हैं, उसी की तरीके से सोचने लगते हैं। हमारे बोलने का तरीका, उठने-बैठने का तरीका उसी किरदार की तरह बन जाता है और हमें वो किरदार अपने अंदर बहुत सजीव मालूम होता है। तो ये एग्ज़ाम्पल था कैसे आप एक भ्रम को सजीव करते हैं, लेकिन वो आप खुद ही करते हैं। अब एक बड़ी-सी थिन लाइन है कि जब हम हिप्नोसिस करते हैं, जब हम मिड ब्रेन एक्टिवेशन करते हैं, जब हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को हैक करते हैं, जब अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करते हैं, तो ट्रेनिंग देना बहुत ज़रूरी है क्योंकि डिसिप्लिन आता है। आप जो चीज़ करना चाहते हैं कॉन्शियस माइंड को तो नंबर्स, डेज़, आवर्स समझ में आता है, सबकॉन्शियस माइंड को नहीं आता है। तो सबकॉन्शियस माइंड बहुत ही सरल तरीके से आपके इंस्ट्रक्शंस को लेता है और कॉन्शियस माइंड को दे देता है, ताकि कॉन्शियस माइंड एक्शंस के रूप में उस चीज़ को आगे बढ़ाए। द लेसन दैट आई लर्न्ड, द लेसन दैट आई विश टू गिव यू, जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू हैं, वो मैं आपको समझाती हूँ। विजुअलाइज़ेशन में जीना बहुत अच्छा लगता है, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है और बहुत सरल, बहुत सौम्य, बहुत सुखद लगता है। क्योंकि जो वास्तविक दुनिया है वो बहुत खराब दिखती है। कहीं कोई खबर, कहीं कुछ खबर, कहीं किसी का किसी के साथ कुछ हो रहा है। यानी वास्तविक दुनिया में तो आपदाएँ ही दिखाई देती हैं। लेकिन भ्रम की दुनिया एक ऐसी दुनिया है जो आपने खुद क्रिएट की होती है अपने सुकून के अनुसार। जब आप उस भ्रम की दुनिया में जी रहे होते हैं कि अचानक से वास्तविक में कोई चीज़ आपसे आकर टकराती है, तो आप इमोशनली उससे अटैच्ड नहीं होते हैं और आप डिटैचमेंट में जीने लगते हैं। जब आप डिटैचमेंट में जीने लगते हैं, तो दोस्त दूर हो जाते हैं, परिवार दूर हो जाता है, कनेक्शंस टूटने लग जाते हैं, अटैचमेंट्स टूटने लग जाते हैं और फिर आप उस दुनिया में बहुत ही अकेले हो जाते हैं और फिर डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। एक बैलेंस बनाइए, बहुत अवेयरनेस के साथ उस विजुअलाइज़ेशन पे जाइए, बहुत अवेयरनेस के साथ हिप्नोसिस में जाइए। ये जानते हुए जाइए कि एक मूवी बना रही हूँ और बहुत ही खूबसूरत मूवी बनेगी। लेकिन जब उस कैरेक्टर से बाहर निकलें, तो वास्तविक दुनिया में वापस आइए, अपनों के साथ वक़्त बिताइए, बातें कीजिए, कुछ लॉजिकल कीजिए, कुछ लॉजिकल कीजिए, कुछ इलॉजिकल कीजिए, कुछ भ्रम में कीजिए, कुछ वास्तविक में कीजिए। कुछ तो सबकॉन्शियस से कीजिए और कुछ कॉन्शियस से कीजिए। क्योंकि जब रामायण की रचना हुई थी, तब राम का जन्म नहीं हुआ था। वाल्मीकि जी ने रामचरितमानस राम के जन्म से पहले ही लिख दिया था। तो जो भी स्टोरी आप लिख रहे हैं, वो पूरी तो ज़रूर होगी क्योंकि आप उसमें जान डाल रहे हैं। मगर जब तक उसमें जान नहीं आ जाती, तब तक निर्जीव होकर ना रहें, भ्रमित होकर ना रहें। इस बात का आभास करके जिएँ कि मैं एक दुनिया की रचना कर रही हूँ और वो दुनिया खुशियों से भरी हुई होगी। मेरी उस दुनिया में ये होंगे, ये होंगे, ये पात्र होंगे और मैं उनके साथ इतनी खुशियों के साथ रहूँगी, ये करूँगी, ऐसा करूँगी, ऐसे खाऊँगी, ऐसे नाचूँगी। जब आप वास्तविक दुनिया में आएँ, तो ये नहीं हो कि जो भ्रम की दुनिया में आप जैसा चित्र बनाना चाहते हैं, वास्तविक दुनिया में आते ही आप चिढ़ जाएँ, गुस्से में आ जाएँ, खिंच जाएँ, दूर हटने की कोशिश करें। अगर वास्तविक दुनिया में उन भावों को नहीं उतारा, तो काल्पनिक दुनिया तक आप पहुँचेंगे कैसे? एक थिन सी लाइन है, वास्तविक और अवास्तविक दुनिया के बीच में। उस थिन लाइन में चलना शुरू कीजिए, क्योंकि दुनिया जो आपको दिख रही है, भले वो अच्छी ना हो, लेकिन जो काम आप कर रहे हैं, जो साइंस आप फॉलो कर रहे हैं, जो लॉज़ आप फॉलो कर रहे हैं,
उससे इस पार जाना असंभव भी नहीं है। लेकिन इन्हें इस पार लेके जाने में जो मेहनत करनी पड़ती है, वो सिर्फ विजुअलाइजेशन से ही पूरी नहीं होगी। आपको सच्चे दिल से उन्हें अपनाना होगा, एक्सेप्ट करना होगा, उन्हें सच्चे दिल से माफ करना होगा, फॉरगिव करना होगा, उन्हें सच्चे दिल से धन्यवाद देना होगा, थैंक यू बोलना होगा, उन्हें सच्चे दिल से प्रेम करना होगा, आई लव यू बोलना होगा। क्योंकि जब तक आप अपनी वास्तविक दुनिया के पात्रों से माफी ना मांग लें, माफ ना कर दें, धन्यवाद ना दे दें और प्रेम ना दे दें, उनका चरित्र, उनका पात्र आपके काल्पनिक दुनिया में जिस तरीके से आप चाहते हैं, परिवर्तन नहीं होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी दुनिया खुशियों से भर जाए, तो आप अपने पास्ट के और अपने प्रेजेंट के हर एक इंसान से, हर एक सिचुएशन से, हर एक ब्लॉकेजेस से माफी मांग लीजिए, प्रेम दे दीजिए, एक्सेप्ट कर लीजिए और भरोसा कर लीजिए। क्योंकि जब ये 4 भाव आपके मन में आ जाएंगे, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू, तो जिस काल्पनिक दुनिया की रचना आप कर रहे थे, वो दुनिया वास्तविक रूप में भी आपके सामने सजीव हो जाएगी और जिंदगी बिल्कुल वैसी ही हो जाएगी जैसा कि आप चाहते हैं। अगर आपको मेरे ये विचार अच्छे लगे तो कमेंट्स में ज़रूर लिखें। अगर आप किसी भी जगह पर ब्लॉक्ड हैं या आपको ऐसा लग रहा है कि आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं मगर वो पूरी नहीं हो रही है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ज़िंदगी अलाइंड नहीं है, कहीं तो है जो ब्लॉकेजेस है, कुछ तो है जो पहले का बचा हुआ है, कुछ तो है जो मुझे कचोट रहा है, तो मुझसे कांटेक्ट ज़रूर करें। मैं पर्सनल सेशंस भी देती हूँ, एक्सेस कॉन्शियसनेस की बार प्रैक्टिशनर भी हूँ, तो मैं बार्स भी रन करती हूँ। आई एम अ एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, टैरो कार्ड रीडर, and I have done various modalities like hypnosis, past life regressions, Ho'oponopono, and various other modalities, crystals and all. तो मैं उन सब की मदद से जितना हो सकता है और जो डिवाइन चाहते हैं कि एज अ चैनल मैं आप लोगों को दे सकूं, मैं पूरी कोशिश करती हूं कि मैं दूं। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो ज़रूर जुड़ें, क्योंकि आप लोगों से जुड़ने में मुझे बहुत सुकून मिलता है। धन्यवाद।